अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और वो सवाल दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हर उस इंसान से पूछता है जो उससे पैसे मांगने आता है, तो क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? सवाल है, ऐसी कौन सी अहम सच्चाई है जिस पर आप यकीन रखते हैं लेकिन बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं? ज्यादातर लोग इस सवाल पर अटक जाते हैं। कोई कहता है हमारा स्कूल सिस्टम टूटा हुआ है, लेकिन यह तो बहुत लोग पहले से मानते हैं। कोई कहता है भगवान नहीं है, लेकिन यह भी कोई नई बात नहीं। असली मुश्किल यह है कि एक अच्छा जवाब ऐसा होना चाहिए, मैं मानता हूं एक्स, जबकि ज्यादातर लोग मानते हैं इसका उल्टा। जरा एक पल के लिए खुद इस सवाल का जवाब देने की कोशिश कीजिए। शायद आपके मन में कुछ जवाब आए भी हों, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ज्यादातर जवाब या तो बहुत सामान्य निकलते हैं, जिन पर पहले से बहुत लोग सहमत हैं, या फिर इतने अजीब निकलते हैं कि उनका कोई ठोस आधार ही नहीं होता। यही वो जगह है जहां असली मूल्यवान सोच छुपी होती है, ठीक बीच में, जहां आपका यकीन इतना ठोस हो कि आप उसे साबित कर सकें, लेकिन इतना अनोखा हो कि बाकी दुनिया अभी तक उस तक न पहुंची हो। जिस व्यक्ति ने यह सवाल मशहूर किया, उसने खुद पेपाल जैसी कंपनी को खड़ा किया, फिर फेसबुक में सबसे पहले बाहरी निवेशक बना और आगे चलकर पालांटिर जैसी कंपनी बनाई। उसका नाम है पीटर थील, और उसकी लिखी किताब आज हम समझने वाले हैं, जिसका नाम है 0 to 1। यह किताब सिर्फ बिजनेस की किताब नहीं है, यह सोचने का एक तरीका सिखाती है, एक ऐसा तरीका जो आपको भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा कर देता है। अगर आप कभी अपना कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं, या सिर्फ यह समझना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां आखिर कैसे खड़ी होती है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए। शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार गोलरी बुक्स पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते जिंदगी और करियर बदलने वाली किताबों का सार लेकर आते हैं। और अगर आपको इंग्लिश में भी ऐसी ही ऑडियो बुक समरी सुननी हो, तो हमारे चैनल पर वो भी मौजूद है। अब बात करते हैं इस किताब की। पीटर थील की सोच का आधार बहुत सीधा है, लेकिन बेहद गहरा है। उनका मानना है कि प्रगति दो तरह की होती है। पहली तरह की प्रगति को वो कहते हैं 1 से n तक, यानी जो पहले से मौजूद है उसकी नकल करके उसे थोड़ा बढ़ाना। जैसे अगर आपके पास एक टाइपराइटर है तो 100 टाइपराइटर बना लेना। यह क्षैतिज प्रगति है। इसे थील ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, जहां जो काम एक जगह हो रहा है उसे बाकी दुनिया में भी दोहराया जाता है। दूसरी तरह की प्रगति को वो कहते हैं 0 से 1 तक, यानी कुछ ऐसा बनाना जो पहले कभी अस्तित्व में ही नहीं था, जैसे टाइपराइटर से लैपटॉप की छलांग। यह लंबवत प्रगति है, इसे वो टेक्नोलॉजी कहते हैं। और थील की पूरी किताब इसी दूसरी तरह की प्रगति के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि उनका मानना है कि असली बड़ा मूल्य वही बनता है जहां कोई नई चीज पहली बार दुनिया में आती है। पीटर थील की अपनी कहानी भी इस किताब की सोच को समझने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने पेपाल की स्थापना उस दौर में की जब इंटरनेट पर पैसे भेजना लगभग असंभव सा लगता था और लोग ऑनलाइन लेन देन पर भरोसा ही नहीं करते थे। शुरुआती दौर में पेपाल को भारी धोखाधड़ी की समस्या से जूझना पड़ा। कंपनी लगभग डूबने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन थील और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार नए तरीके खोजे, धीरे धीरे भरोसा बनाया और आखिरकार पेपाल को एक बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी को बेच दिया, जिससे थील को भारी मुनाफा हुआ। इसके बाद थील ने वो पैसा फेसबुक में लगाया, जब फेसबुक सिर्फ एक कॉलेज कैंपस तक सीमित एक छोटा सा नेटवर्क था और ज्यादातर पारंपरिक निवेशक इसे गंभीरता से लेने को तैयार नहीं थे। थील ने वहां भी वही सोच लगाई जो इस किताब में बताई गई है, यह पहचानना कि छोटे घने नेटवर्क से शुरुआत करने वाला कोई प्रोडक्ट आगे चलकर कितना विशाल बन सकता है। यही अनुभव थील को यह किताब लिखने के लिए प्रेरित करता है।
ताकि वो अपने सालों के अनुभव से निकला सार अगली पीढ़ी के उद्यमियों तक पहुंचा सकें। यह किताब असल में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थील द्वारा पढ़ाए गए एक कोर्स से जन्मी थी, जहां उनके एक छात्र ने पूरे कोर्स के दौरान लिए गए नोट्स को व्यवस्थित करके किताब का शुरुआती ढांचा तैयार किया और बाद में थील ने खुद उसे विस्तार देकर पूरी किताब का रूप दिया। अब आते हैं किताब के सबसे मशहूर और सबसे विवादित विचार पर, जिसका शीर्षक है प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है। यह सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्रतिस्पर्धा अच्छी होती है, प्रतिस्पर्धा हमें बेहतर बनाती है। लेकिन थील का तर्क बिल्कुल उल्टा है। वो कहते हैं अर्थशास्त्र में दो तरह के बाजार होते हैं। एक है परफेक्ट कंपटीशन, यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा, जहां बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां एक जैसा प्रोडक्ट बेचती है और किसी के पास इतनी ताकत नहीं होती कि वो कीमत तय कर सके। इसका नतीजा यह होता है कि मुनाफा लगभग शून्य के बराबर हो जाता है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से होड़ में लगा रहता है, कीमतें गिराता रहता है, बस किसी तरह बचे रहने के लिए। दूसरी तरफ है मोनोपोली, यानी एकाधिकार, जहां एक कंपनी इतनी अलग, इतनी बेहतर होती है कि उसका कोई सीधा मुकाबला ही नहीं होता। थील कहते हैं कि जितनी भी बड़ी, टिकाऊ, असल में मूल्यवान कंपनियां हैं, वो सब किसी न किसी रूप में एकाधिकार है। गूगल सर्च इंजन में लगभग एकाधिकार रखता है, इसलिए वो इतना मुनाफा कमाता है। लेकिन जो रेस्टोरेंट कारोबार जैसी अत्यधिक प्रतिस्पर्धी इंडस्ट्री में होते हैं, वो चाहे कितनी भी मेहनत करें, उनका मुनाफा हमेशा कम ही रहता है, क्योंकि हर गली में 10 और रेस्टोरेंट खुले होते हैं। यहाँ थील एक दिलचस्प बात कहते हैं। वो कहते हैं कि एकाधिकार वाली कंपनियां हमेशा यह झूठ बोलती है कि वो एकाधिकार में नहीं है, ताकि सरकार या नियामक संस्थाएं उन पर नजर न रखें। इसलिए गूगल खुद को सिर्फ सर्च कंपनी नहीं, बल्कि एक बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बताता है, जो विज्ञापन, कारों, मोबाइल फोन, हर जगह प्रतिस्पर्धा में है। जबकि सच यह है कि सर्च के मामले में उसका लगभग कोई मुकाबला नहीं। इसके उलट, जो कंपनियां प्रतिस्पर्धा में डूबी होती है, वो हमेशा खुद को यह दिखाने की कोशिश करती है कि वो कितनी यूनिक है, कितनी अलग है, ताकि निवेशकों को आकर्षित कर सकें। यानी असल में एकाधिकार वाली कंपनियां अपनी ताकत छुपाती है और कमजोर कंपनियां अपनी नकली विशिष्टता का दिखावा करती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। सोचिए, कोई व्यक्ति दिल्ली में एक नया रेस्टोरेंट खोलता है। चाहे वो कितना भी अच्छा खाना बना ले, कितनी भी मेहनत कर ले, उसके सामने हमेशा सैकड़ों और रेस्टोरेंट होंगे जो लगभग वैसा ही खाना, वैसी ही कीमत पर बेच रहे होंगे। ग्राहक के पास हमेशा दूसरा विकल्प मौजूद रहता है, इसलिए वो रेस्टोरेंट कभी भी कीमतें अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता। नतीजा यह होता है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में मुनाफे का मार्जिन हमेशा बेहद पतला रहता है और ज्यादातर रेस्टोरेंट सिर्फ किसी तरह अपना खर्च निकाल पाते हैं। अब इसकी तुलना कीजिए किसी ऐसी टेक कंपनी से जिसने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया हो जिसका कोई सीधा विकल्प बाजार में मौजूद ही न हो। उस कंपनी के पास कीमत तय करने की पूरी आजादी होती है, क्योंकि ग्राहक के पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं। यही फर्क है प्रतिस्पर्धा में फंसी कंपनी और एकाधिकार वाली कंपनी के बीच, और यही फर्क तय करता है कि कौन सी कंपनी सालों साल भारी मुनाफा कमाएगी और कौन सी सिर्फ जूझती रहेगी। थील यहाँ एक और जरूरी बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा सिर्फ बिजनेस की रणनीति नहीं, बल्कि एक तरह की मानसिक बीमारी की तरह भी काम करती है। जब लोग किसी प्रतिस्पर्धा में फंस जाते हैं, तो वो अपने असली लक्ष्य को भूलकर सिर्फ यह देखने लगते हैं कि दूसरा व्यक्ति या दूसरी कंपनी क्या कर रही है, और उसी की नकल करने या उसे पीछे छोड़ने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। इससे वो नएपन और असली नवाचार से दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान भविष्य बनाने पर नहीं, बल्कि प्रतिद्वंद्वी को हराने पर केंद्रित हो जाता है।
थील की सलाह बेहद सीधी है। बजाय इसके कि तुम किसी मौजूदा प्रतिस्पर्धा में उतरो, ऐसी जगह ढूंढो जहां अभी कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं, जहां तुम अकेले खड़े हो सको। यहां थील एक और गहरी बात कहते हैं। वो पूछते हैं, आखिर हमें बचपन से प्रतिस्पर्धा की इतनी सीख क्यों दी जाती है? स्कूल में हमें रैंक और नंबरों के लिए एक दूसरे से होड़ करना सिखाया जाता है। कॉलेज में हमें बेहतर अंकों और बेहतर नौकरियों के लिए होड़ करना सिखाया जाता है, और नौकरी में हमें प्रमोशन और पहचान के लिए एक दूसरे से होड़ करना सिखाया जाता है। थील कहते हैं, यह पूरी व्यवस्था हमें बचपन से यह सिखाती है कि सफलता का मतलब है दूसरों से आगे निकलना, न कि अपनी असली अनोखी क्षमता को पहचानना। नतीजा यह होता है कि बड़े होकर भी बहुत से बेहद प्रतिभाशाली लोग अनजाने में वही घिसे पिटे प्रतिस्पर्धा भरे रास्ते चुन लेते हैं जिन पर पहले से हजारों और लोग दौड़ रहे होते हैं, चाहे वो एक जैसी नौकरियां हों या एक जैसे बिजनेस आइडिया। थील एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जो छात्र सबसे प्रतिस्पर्धी, सबसे कठिन रास्तों पर चलते हैं, वो अक्सर उन्हीं थोड़े से क्षेत्रों में जाकर फंस जाते हैं जहां पहले से बेशुमार होशियार लोग मौजूद होते हैं, और वहां सफलता पाना बेहद मुश्किल और थकाऊ हो जाता है। जबकि जो लोग थोड़ा हटकर सोचते हैं, जो भीड़ के पीछे भागने के बजाय अपने लिए एक अनूठी जगह तलाशते हैं, वो अक्सर कहीं आसानी से और कहीं बड़ा प्रभाव बना पाते हैं। थील इसे युद्ध जैसी मानसिकता से भी जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा हमें एक तरह की लड़ाई की भाषा में सोचने पर मजबूर कर देती है, जहां जीतना ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है, भले ही उस जीत की कीमत कितनी भी भारी क्यों न हो। जबकि असली नवाचार, असली शून्य से एक तक की छलांग तब आती है जब कोई व्यक्ति लड़ाई से हटकर पूरी तरह नई दिशा में सोचना शुरू करता है। अब सवाल यह उठता है, एकाधिकार बनता कैसे है? थील इसके लिए 4 मुख्य चीजों की बात करते हैं। पहली है प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी तकनीक जो इतनी बेहतर हो कि कोई आसानी से उसकी नकल न कर सके। थील का सुझाव है कि यह बेहतरी कम से कम 10 गुना होनी चाहिए। सिर्फ थोड़ा बेहतर होना काफी नहीं, क्योंकि लोग पुरानी जानी पहचानी चीज को छोड़ने में हिचकिचाते हैं जब तक कि नया विकल्प बहुत ज्यादा बेहतर न हो। दूसरी चीज है नेटवर्क इफेक्ट, यानी जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले लोग बढ़ते हैं, वैसे वैसे उस प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ती जाती है। जैसे फेसबुक, जितने ज्यादा लोग फेसबुक पर है, उतना ही फेसबुक हर नए यूजर के लिए ज्यादा उपयोगी हो जाता है। यही कारण है कि नेटवर्क इफेक्ट वाली कंपनियों को शुरुआत में बहुत छोटे, बहुत खास समूह से शुरुआत करनी चाहिए ताकि नेटवर्क तेजी से घना हो सके। यहाँ नेटवर्क इफेक्ट को लेकर एक जरूरी बात समझनी जरूरी है। नेटवर्क इफेक्ट वाले बिजनेस को शुरुआत में सबसे मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है, क्योंकि जब तक नेटवर्क में पर्याप्त लोग नहीं जुड़ते, तब तक वो प्रोडक्ट किसी के लिए भी ज्यादा उपयोगी नहीं होता। इसे मुर्गी और अंडे की समस्या कहा जाता है। कोई भी ऐप या प्लेटफॉर्म तब तक बेकार लगता है जब तक उस पर काफी लोग मौजूद न हो, लेकिन लोग तब तक उस पर आना नहीं चाहते जब तक वहां पहले से काफी लोग न हो। इसीलिए थील बार बार कहते हैं, नेटवर्क इफेक्ट वाली कंपनियों को एक बहुत छोटे, बहुत घने समूह से शुरुआत करनी चाहिए, जहां वो यह समस्या आसानी से हल कर सकें और फिर धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ें। तीसरी चीज है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी पैमाने की बचत। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहां एक बार ढांचा तैयार हो जाने के बाद हर अतिरिक्त ग्राहक जोड़ने की लागत लगभग शून्य हो जाती है। सॉफ्टवेयर कंपनियां इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। एक बार कोड लिख लिया जाए तो उसे एक व्यक्ति को बेचना हो या 10 लाख लोगों को, लागत में बहुत कम फर्क पड़ता है। इसके उलट थील एक सर्विस आधारित बिजनेस का उदाहरण देते हैं। जैसे कोई कंसल्टिंग फर्म, जहां हर नए ग्राहक के लिए अतिरिक्त लोगों को नौकरी पर रखना पड़ता है, इसलिए वहां पैमाने की बचत बहुत सीमित होती है। यही वजह है कि टेक्नोलॉजी आधारित कंपनियां
पारंपरिक सर्विस कंपनियों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और कहीं ज्यादा मुनाफे के साथ बढ़ पाती है, क्योंकि उनका ढांचा एक बार बन जाने के बाद बढ़ोतरी लगभग मुफ्त में होती है। चौथी चीज है ब्रांडिंग। एक मजबूत ब्रांड जैसे एप्पल ग्राहकों के मन में इतनी गहरी पहचान बना लेता है कि लोग बिना ज्यादा सोचे समझे उसी ब्रांड को चुनते हैं, भले ही बाजार में उससे सस्ते या समान विकल्प मौजूद हों। लेकिन थील एक जरूरी चेतावनी भी देते हैं। ब्रांड अकेले काफी नहीं होता, उसके पीछे असली उत्पाद और असली टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, नहीं तो वो ब्रांड खोखला साबित होता है। थील इसे समझाने के लिए यह भी कहते हैं कि जो कंपनियां पहले भारी विज्ञापन के दम पर ब्रांड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पास कोई ठोस तकनीकी बढ़त नहीं होती, वो अक्सर लंबे समय तक टिक नहीं पाती, क्योंकि जैसे ही कोई प्रतिद्वंद्वी थोड़ा सस्ता या थोड़ा बेहतर विकल्प लेकर आता है, ग्राहक आसानी से पाला बदल लेते हैं। सच्ची ब्रांड वफादारी हमेशा असली अनुभव किए गए मूल्य से पैदा होती है, सिर्फ विज्ञापन की चमक से नहीं। अब यह चारों चीजें यानी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ब्रांडिंग अक्सर अकेले काम नहीं करती, बल्कि सबसे मजबूत कंपनियां इनमें से कई को एक साथ इस्तेमाल करती है। जैसे कोई कंपनी बेहतरीन तकनीक भी रखती हो, नेटवर्क इफेक्ट का भी फायदा उठा रही हो और साथ ही एक मजबूत ब्रांड भी बना चुकी हो, तो उसका एकाधिकार तोड़ पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब यहाँ एक जरूरी बात, अगर आपको बिजनेस और आत्मविकास से जुड़ी किताबें या प्रोडक्ट्स पसंद है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जरूर देखिए। वहां से खरीदारी करने पर आपको कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता, लेकिन इससे हमारे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं एक और अहम सवाल की कि एकाधिकार खड़ा कैसे किया जाए। थील का जवाब है, हमेशा एक बहुत छोटे, बहुत विशिष्ट बाजार से शुरुआत करो। बड़े बाजार में सीधे कूदना खतरनाक होता है, क्योंकि वहां पहले से बहुत बड़े खिलाड़ी मौजूद होते हैं। इसके बजाय एक ऐसा छोटा बाजार चुनो जिस पर तुम पूरी तरह हावी हो सको। थील अमेजन का उदाहरण देते हैं। जेफ बेजोस ने शुरुआत सिर्फ किताबों से की। अमेजन शुरू में सिर्फ एक ऑनलाइन किताबों की दुकान थी। उन्होंने पहले किताबों के बाजार पर पूरी तरह कब्जा किया और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे प्रोडक्ट कैटेगरी में विस्तार किया। इसी तरह फेसबुक ने शुरुआत सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों से की, एक बहुत छोटे, बहुत घने समूह से, और उसके बाद दूसरी यूनिवर्सिटी, फिर पूरी दुनिया की तरफ बढ़े। खुद पेपाल की भी यही कहानी है। थील और उनकी टीम ने शुरुआत में पूरी दुनिया को टारगेट करने के बजाय एक बेहद खास, छोटे समूह को चुना। वो लोग जो एक बड़ी ऑनलाइन नीलामी वेबसाइट पर सामान बेचते और खरीदते थे। इन बिकवाल्स को पैसे प्राप्त करने का कोई तेज, आसान तरीका नहीं मिल रहा था, और पेपाल ने ठीक उसी छोटी सी जरूरत को पूरी तरह हल कर दिया। एक बार जब इस छोटे समूह में पेपाल का इस्तेमाल आम हो गया, तो नेटवर्क अपने आप बढ़ने लगा, क्योंकि खरीदार और बिकवाल दोनों को एक दूसरे को पेपाल इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यह अपने आप वायरल तरीके से फैलता चला गया। इसी तरह एक मशहूर इलेक्ट्रिक कार कंपनी ने भी शुरुआत आम लोगों के लिए सस्ती कार बनाने से नहीं की, बल्कि उन्होंने पहले एक बेहद महंगी, बेहद खास स्पोर्ट्स कार बनाई, जो सिर्फ बहुत अमीर, तकनीक प्रेमी ग्राहकों के लिए थी। इस छोटे, बेहद विशिष्ट बाजार में सफलता पाकर उन्होंने धीरे धीरे थोड़ी सस्ती, बड़े बाजार के लिए कारें बनानी शुरू की और आखिरकार आम लोगों के लिए किफायती इलेक्ट्रिक कार तक पहुंचे। यह हर उदाहरण एक ही सबक सिखाता है, बड़ा सपना देखो, लेकिन शुरुआत हमेशा एक बेहद छोटी, बेहद ठोस जगह से करो। इस रणनीति को थील एक सीढ़ी की तरह समझाते हैं। पहले एक छोटी सीढ़ी पर पूरी तरह मजबूती से खड़े हो जाओ, उसके बाद ही अगली, थोड़ी बड़ी सीढ़ी पर कदम रखो। जो कंपनियां शुरुआत में ही बहुत बड़ा बाजार पकड़ने की कोशिश करती है, वो अक्सर हर जगह कमजोर रह जाती है और कहीं भी एकाधिकार नहीं बना पाती। थील यह भी चेतावनी देते हैं कि जब कोई कंपनी विस्तार करे तो उसे बहुत सोच समझकर, एक तार्किक क्रम में करना चाहिए,
यानी अगला बाजार वही चुनना चाहिए जो मौजूदा बाजार से मिलता जुलता हो या जहां पहले से बना नेटवर्क, ब्रांड या तकनीक आसानी से काम आ सके। जो कंपनियां बेतरतीब ढंग से हर दिशा में एक साथ विस्तार करने की कोशिश करती है, वो अक्सर अपनी मूल ताकत ही खो बैठती है। अब आते हैं एक और दिलचस्प विचार पर, जिसे थील कहते हैं, लास्ट मूवर एडवांटेज, यानी आखिरी बड़ी छलांग लगाने वाले का फायदा। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि किसी बाजार में सबसे पहले पहुंचने वाला जीतता है। इसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहा जाता है। लेकिन थील कहते हैं कि सबसे पहले पहुंचना कोई गारंटी नहीं देता। कई बार पहला व्यक्ति बस रास्ता दिखाता है और उसके बाद कोई और आकर उस रास्ते को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है। सच्ची जीत उसकी होती है जो बाजार में आखिरी बड़ी निर्णायक छलांग लगाता है, यानी जो इतना मजबूत एकाधिकार बना लेता है कि आने वाले सालों तक कोई उसे चुनौती ही नहीं दे पाता। इसलिए जरूरी नहीं कि आप पहले पहुंचें, जरूरी यह है कि आप आखिरी और सबसे मजबूत खिलाड़ी बने। इसे समझने के लिए सर्च इंजन की दुनिया का उदाहरण लेते हैं। गूगल दुनिया का पहला सर्च इंजन नहीं था। उससे पहले कई सर्च इंजन आ चुके थे जो अपने दौर में काफी लोकप्रिय भी रहे। लेकिन उन शुरुआती सर्च इंजनों ने बस रास्ता दिखाया, यह साबित किया कि लोगों को इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए एक औजार चाहिए। गूगल बाद में आया, लेकिन इतनी बेहतर तकनीक और इतने बेहतर नतीजों के साथ आया कि उसने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया। और आज दशकों बाद भी सर्च के मामले में उसका एकाधिकार लगभग अटूट बना हुआ है। यही लास्ट मूवर एडवांटेज है। पहले पहुंचना काफी नहीं, आखिरी और सबसे मजबूत टिककर रहना जरूरी है। थील इसीलिए यह भी कहते हैं कि नई कंपनियां बनाने वालों को इस बात से डरना नहीं चाहिए कि बाजार में पहले से कोई मौजूद है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि वो मौजूदा खिलाड़ियों से इतना बेहतर कैसे बन सकते हैं कि आने वाले सालों तक कोई उन्हें चुनौती ही न दे सके। अब बात करते हैं किताब के एक और अहम हिस्से की, जिसे थील कहते हैं 7 जरूरी सवाल जो हर बिजनेस को खुद से पूछने चाहिए। थील इसे समझाने के लिए क्लीन टेक यानी स्वच्छ ऊर्जा इंडस्ट्री का उदाहरण देते हैं। 2000 के दशक में सैकड़ों क्लीन टेक कंपनियां शुरू हुईं, भारी निवेश मिला, लेकिन ज्यादातर बुरी तरह असफल रहीं। थील कहते हैं इसकी वजह यह थी कि इन कंपनियों ने कुछ बुनियादी सवाल कभी ठीक से खुद से नहीं पूछे। पहला सवाल है इंजीनियरिंग का सवाल, क्या तुम्हारे पास वाकई कोई सफल तकनीक है या सिर्फ थोड़ी सी बेहतरी? थील यहाँ जोर देकर कहते हैं कि यह बढ़त कम से कम 10 गुना होनी चाहिए, थोड़ा बेहतर होना काफी नहीं। दूसरा है समय का सवाल, क्या यह सही समय है इस बिजनेस को शुरू करने का? कई बार कोई विचार बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाजार, तकनीक या समाज अभी उसके लिए तैयार नहीं होता, और ऐसे में वो बिजनेस चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, असफल हो जाता है। तीसरा है एकाधिकार का सवाल, क्या तुम एक छोटे बाजार में बड़ी हिस्सेदारी बना पाओगे? चौथा है लोगों का सवाल, क्या तुम्हारे पास सही टीम है जो इस मिशन को पूरा कर सके? पांचवा है वितरण का सवाल, क्या तुम्हारे पास प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ उसे बेचने का भी तरीका है? छठा है टिकाऊपन का सवाल, क्या तुम्हारी बाजार में जगह अगले 10 या 20 साल तक बनी रह सकती है, या कोई भी बड़ा खिलाड़ी आसानी से तुम्हारी नकल करके तुम्हें पीछे छोड़ सकता है? और सातवां है गुप्त सत्य का सवाल, क्या तुमने कोई ऐसी खास चीज खोजी है जिसे बाकी लोगों ने नहीं देखा? थील कहते हैं कि 2000 के दशक की क्लीन टेक कंपनियों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने सिर्फ एक बात पर भरोसा किया, यह विश्वास की दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा की सख्त जरूरत है, और इसी एक बड़े अच्छे इरादे के सहारे उन्होंने बाकी सारे सवाल नजरअंदाज कर दिए। कई कंपनियों ने ऐसी तकनीक पर पैसा लगाया जो मौजूदा तकनीक से सिर्फ थोड़ी बेहतर थी, 10 गुना बेहतर नहीं। कई कंपनियों ने बड़े भीड़ भरे बाजार में सीधे कूदने की कोशिश की, बिना यह सोचे कि वो पहले किसी छोटे हिस्से पर एकाधिकार कैसे बनाएंगी।
कई कंपनियों के पास तकनीक तो थी, लेकिन उसे बेचने यानी वितरण करने का कोई ठोस तरीका नहीं था। और सबसे अहम, ज्यादातर कंपनियों के पास ऐसा कोई गुप्त सत्य नहीं था जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाता। वो सब लगभग एक जैसी ही सोच और एक जैसी ही तकनीक पर काम कर रही थीं। नतीजा यह हुआ कि भारी निवेश के बावजूद ज्यादातर क्लीनटेक कंपनियां कुछ ही सालों में बंद हो गईं और अरबों डॉलर बर्बाद हो गए। थील इस पूरी घटना को एक चेतावनी की तरह इस्तेमाल करते हैं। अच्छी नीयत और बड़ा बाजार अकेले कभी भी किसी बिजनेस की सफलता की गारंटी नहीं दे सकते, जब तक इन सातों सवालों का ठोस, ईमानदार जवाब न हो। यह आखिरी सवाल, गुप्त सत्य का सवाल, थील की सोच का सबसे दिलचस्प हिस्सा है और इसी पर किताब का एक पूरा अध्याय आधारित है। थील का मानना है कि आज के दौर में ज्यादातर लोग यह मान चुके हैं कि दुनिया में अब कोई बड़े राज या अनदेखे सत्य बचे नहीं हैं। लोग सोचते हैं कि जो कुछ खोजा जाना था वो सब खोजा जा चुका है, लेकिन थील कहते हैं यही सोच सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो लोग यह मान लेते हैं कि कोई राज नहीं बचा, वो कभी उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते। थील दो तरह के राजों की बात करते हैं। पहला है प्रकृति के राज, यानी विज्ञान और तकनीक से जुड़े अनदेखे सत्य, जैसे कोई नई दवा, कोई नई ऊर्जा तकनीक या कोई नया मटेरियल जो अभी तक खोजा नहीं गया। दूसरा है लोगों के राज, यानी इंसानों के बारे में ऐसी बातें जो लोग जानते हुए भी खुलकर नहीं कहते या जिन्हें बहुत कम लोगों ने पहचाना है। इन दोनों तरह के राजों को खोजने वाले लोग ही आगे चलकर बड़ी, असाधारण कंपनियां खड़ी करते हैं। थील का मानना है कि हर सफल स्टार्टअप अपनी जड़ में एक न एक राज पर आधारित होता है, कुछ ऐसा जो उस कंपनी को पता होता है लेकिन बाकी दुनिया को नहीं। थील बताते हैं कि समाज में चार तरह के लोग होते हैं जो यह मानने से इनकार करते हैं कि राज अभी भी मौजूद है। पहले है संशयवादी, जो हर नए दावे को शक की नजर से देखते हैं और यह मान लेते हैं कि अगर कोई राज होता तो अब तक कोई और खोज चुका होता। दूसरे है परंपरावादी, जो सिर्फ वही रास्ता अपनाना पसंद करते हैं जो पहले से आजमाया जा चुका है और नए अनजाने रास्तों से डरते हैं। तीसरे है वो लोग जो जोखिम से इतना डरते हैं कि वो कभी किसी नई खोज की तलाश में निकलते ही नहीं, क्योंकि असफलता का डर उन्हें रोक देता है। और चौथे है वो लोग जो पहले से इतने संतुष्ट है, इतने आत्मसंतुष्ट है कि उन्हें नई चीजें खोजने की कोई जरूरत ही महसूस नहीं होती। थील कहते हैं यह चारों तरह के लोग मिलकर समाज में यह माहौल बना देते हैं कि कोई भी नया बड़ा राज खोजने की कोशिश ही नहीं करता, और यही वजह है कि जो कोई भी हिम्मत करके इस भीड़ से अलग सोचता है उसे अक्सर एक बहुत बड़ा मौका मिल जाता है, क्योंकि उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होता। थील एक और दिलचस्प बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि सबसे मूल्यवान राज अक्सर वहां छुपे होते हैं जहां बहुत कम लोग देखने की झमक उठाते हैं, क्योंकि वो जगह या तो बहुत उबाऊ लगती है या बहुत मुश्किल लगती है या फिर सामाजिक रूप से बहुत असहज लगती है। एक व्यक्ति जो सिर्फ यह देखता है कि बाकी सब कहाँ पैसा लगा रहे हैं, वो कभी कोई नया राज नहीं खोज सकता, क्योंकि वो सिर्फ भीड़ की नजर से दुनिया देख रहा होता है। इसके उलट जो व्यक्ति गहराई से किसी एक समस्या को समझने में समय लगाता है। कुछ साल पहले तक ज्यादातर लोग यह मानते थे कि छोटे शहरों और कस्बों के ग्राहक ऑनलाइन खरीदारी या डिजिटल पेमेंट के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जिन कंपनियों ने इस धारणा को चुनौती दी और यह पहचाना कि सही भाषा, सही कीमत और सही भरोसे के साथ यह बाजार भी उतनी ही तेजी से डिजिटल अपनाने को तैयार है, उन्होंने अगले कुछ सालों में विशाल कारोबार खड़ा कर लिया। यह भी एक तरह का राज ही था, एक ऐसा सत्य जो शुरुआत में बहुत कम लोगों को दिखा, लेकिन जिसने आगे चलकर पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। अब बढ़ते हैं किताब के एक और बेहद दिलचस्प हिस्से की तरफ, जिसे कहा जाता है निश्चित और अनिश्चित भविष्य का फर्क। थील समाज को चार हिस्सों में बांटते हैं।
इस आधार पर कि वो भविष्य के बारे में आशावादी है या निराशावादी, और उनके पास भविष्य को लेकर कोई ठोस योजना है या नहीं। पहला है निश्चित आशावाद, यानी यह मानना कि भविष्य बेहतर होगा और उस बेहतर भविष्य के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना। थील कहते हैं कि अमेरिका के 50 और 60 के दशक में यही सोच थी। बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, चांद पर जाना, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, यह सब निश्चित आशावाद का नतीजा था। दूसरा है अनिश्चित आशावाद, यानी यह मानना कि भविष्य बेहतर होगा लेकिन बिना किसी ठोस योजना के, बस यह उम्मीद करना कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। थील का कहना है कि आज का अमेरिका इसी सोच में फंसा है, जहां लोग बड़े साहसी इंजीनियरिंग सपने देखने के बजाय सिर्फ पैसे और वित्तीय बाजार पर भरोसा करते हैं, यह सोचकर कि निवेश अपने आप भविष्य को बेहतर बना देगा। तीसरा है निश्चित निराशावाद, यानी यह मानना कि भविष्य खराब होगा लेकिन उसके लिए भी एक ठोस योजना बनाना ताकि उस बुरे भविष्य का सामना किया जा सके। थील इसका उदाहरण चीन को बताते हैं, जहां बहुत से लोग मानते हैं कि तेज रफ्तार तरक्की के साथ साथ बड़ी चुनौतियां भी आने वाली है, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा, शहर और औद्योगिक क्षमता बनाने में जुटे रहते हैं ताकि आने वाली किसी भी चुनौती का सामना पहले से तैयार होकर किया जा सके। और चौथा है अनिश्चित निराशावाद, यानी यह मानना कि भविष्य खराब होगा और उसके लिए कोई योजना बनाने की भी जरूरत महसूस न करना, बस गिरावट को स्वीकार कर लेना। थील इसका उदाहरण यूरोप के कुछ हिस्सों को बताते हैं, जहां बड़े साहसी भविष्य के प्रोजेक्ट लगभग बंद हो चुके हैं और समाज बस मौजूदा हालात को किसी तरह बनाए रखने में जुटा रहता है, बिना किसी बड़े बदलाव की उम्मीद के। यह चार तरह की सोच सिर्फ देशों या समाजों पर लागू नहीं होती, यह हर इंसान की निजी जिंदगी पर भी लागू होती है। सोचिए, एक व्यक्ति जो अपने करियर के बारे में निश्चित आशावाद रखता है, वो एक स्पष्ट 10 साल की योजना बनाता है, कदम दर कदम यह तय करता है कि उसे कहां पहुंचना है और उसी दिशा में मेहनत करता है। इसके उलट, एक व्यक्ति जो अनिश्चित आशावाद में जीता है, वो बस यह उम्मीद करता है कि किसी तरह भविष्य में सब अच्छा हो जाएगा, बिना किसी ठोस योजना के, बस एक अवसर से दूसरे अवसर की तरफ भटकता रहता है, बिना कोई स्पष्ट दिशा तय किए। थील साफ कहते हैं, अगर तुम अपनी जिंदगी में वाकई बड़ा बदलाव लाना चाहते हो, तो सिर्फ उम्मीद करना काफी नहीं, एक ठोस, विस्तृत योजना बनाना और उस पर टिके रहना जरूरी है। थील का साफ संदेश है, जो लोग या जो कंपनियां निश्चित आशावाद अपनाती है, यानी जो भविष्य को बेहतर मानती है और उसके लिए ठोस, साहसी योजना बनाती है, वही असल में बड़ा बदलाव ला पाती है। सिर्फ यह उम्मीद करना कि चीजें अपने आप बेहतर हो जाएंगी, कभी वाकई बड़ा बदलाव नहीं लाता। इसीलिए थील कहते हैं, एक अच्छा स्टार्टअप संस्थापक बाजार के भरोसे नहीं बैठता, वो खुद एक स्पष्ट, ठोस योजना बनाता है और उस पर दृढ़ता से काम करता है। अब बात करते हैं किताब के एक और बेहद प्रैक्टिकल विचार की, जिसे कहा जाता है पावर लॉ, यानी शक्ति का नियम। थील वेंचर कैपिटल यानी उद्यम पूंजी की दुनिया से यह उदाहरण देते हैं। जब कोई निवेशक 20 अलग अलग स्टार्टअप में पैसा लगाता है, तो आम धारणा यह होती है कि रिटर्न एक सामान्य, संतुलित वितरण में आता है, यानी कुछ अच्छा करेंगे, कुछ बुरा। लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है। ज्यादातर मामलों में उन 20 निवेशों में से सिर्फ एक या दो कंपनियां इतना बड़ा रिटर्न देती है कि वो बाकी सभी 19 कंपनियों के कुल रिटर्न से भी ज्यादा होता है। इसका मतलब यह है कि दुनिया एक समतल, संतुलित जगह नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ गिने चुने परिणाम बाकी सब पर हावी हो जाते हैं। थील कहते हैं कि यही नियम सिर्फ निवेश पर नहीं, बल्कि जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। आपके करियर में, आपके रिश्तों में, आपके समय के इस्तेमाल में कुछ गिने चुने फैसले या मौके बाकी सारे फैसलों से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। इसलिए थील सलाह देते हैं
कि अपना समय और ऊर्जा हर जगह बराबर बांटने के बजाय उस एक सबसे महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित करो जो असल में सबसे बड़ा फर्क ला सकती है। यही सोच निवेशकों के लिए भी लागू होती है। थील कहते हैं कि एक समझदार निवेशक को बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाने के बजाय बहुत कम लेकिन बेहद सोच समझकर चुनी हुई कंपनियों में बड़ा निवेश करना चाहिए, क्योंकि असली रिटर्न उन्हीं गिने चुने बड़े दाव से आता है। थील इस विचार को और आगे ले जाते हुए कहते हैं कि पावर लॉ हमें यह भी सिखाता है कि हर मौके को बराबर महत्व देना असल में एक बड़ी भूल है। हम अक्सर यह सोचकर अपनी ऊर्जा बांट देते हैं कि हर काम, हर रिश्ता, हर मौका बराबर अहम है, लेकिन सच यह है कि जिंदगी में कुछ गिने चुने फैसले बाकी सैकड़ों छोटे फैसलों से कहीं ज्यादा असर डालते हैं। जैसे किसी विद्यार्थी के लिए सही कॉलेज या सही करियर दिशा चुनना बाकी सारी छोटी पढ़ाई की आदतों से कहीं ज्यादा मायने रखता है। जैसे किसी बिजनेस के लिए सही सह संस्थापक चुनना बाकी सारे रोजमर्रा के फैसलों से कहीं ज्यादा अहम होता है। थील की सलाह है, अपनी जिंदगी में उन गिने चुने बेहद अहम फैसलों को पहचानो और उन पर असाधारण ध्यान और मेहनत लगाओ, बजाय इसके कि तुम हर छोटी बड़ी बात पर बराबर समय बर्बाद करो। यह सोच थील की एक और मशहूर सलाह से भी जुड़ती है, जिसे वो कहते हैं, तुम एक लॉटरी टिकट नहीं हो। बहुत से लोग अपनी जिंदगी और करियर को इस तरह देखते हैं जैसे सफलता सिर्फ किस्मत या मौके पर निर्भर करती है, इसलिए वो बहुत सारे अलग अलग रास्तों पर हल्के हाथ से कोशिश करते रहते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि कोई एक रास्ता किसी तरह चल निकलेगा। लेकिन थील कहते हैं, यह सोच पावर लॉ को उल्टा समझने जैसा है। असली सफलता तब मिलती है जब तुम एक स्पष्ट दिशा चुनते हो, गहराई से उसे समझते हो और पूरी दृढ़ता के साथ उसी दिशा में आगे बढ़ते हो, न कि जब तुम किस्मत के भरोसे बहुत सारी जगह हल्के हाथ से कोशिश करते रहते हो। अब आते हैं किताब के एक और बेहद जरूरी हिस्से पर, जिसे कहा जाता है नींव यानी फाउंडेशंस। थील कहते हैं कि किसी भी कंपनी की शुरुआत में लिए गए फैसले उसके पूरे भविष्य को तय कर देते हैं। जैसे किसी इमारत की नींव में आई गड़बड़ी बाद में चाहे कितनी भी मंजिलें बना ली जाए वो कभी ठीक नहीं होती, वैसे ही किसी कंपनी की शुरुआती गलतियां बाद में सुधारना लगभग नामुमकिन हो जाता है। सबसे पहली और सबसे अहम बात है सह संस्थापकों का चुनाव। थील कहते हैं कि एक कंपनी की शुरुआत करना शादी करने जैसा है। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सालों तक बेहद तनाव भरे हालात में काम करने वाले हैं, इसलिए यह फैसला बेहद सोच समझकर लेना चाहिए। जो सह संस्थापक एक दूसरे को पहले से अच्छी तरह नहीं जानते या जिनके बीच बुनियादी मूल्यों और सोच में बड़ा फर्क है, वो अक्सर आगे चलकर टूट जाते हैं और इसका सीधा असर पूरी कंपनी पर पड़ता है। दूसरी अहम बात है स्वामित्व, अधिकार और नियंत्रण के बीच का फर्क। थील बताते हैं कि किसी कंपनी में 3 तरह की ताकत होती है। पहला है स्वामित्व यानी कंपनी के शेयर, जो बताते हैं कि मुनाफे में किसका कितना हिस्सा है। दूसरा है अधिकार यानी रोजमर्रा के कामकाज पर किसका नियंत्रण है, जैसे कि कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी। और तीसरा है नियंत्रण यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जरिए कंपनी की बड़ी दिशा तय करने की ताकत। थील की सलाह है कि शुरुआती दौर में बोर्ड बहुत छोटा रखा जाए, आदर्श रूप से 3 लोगों का, क्योंकि जितना बड़ा बोर्ड होगा फैसले लेना उतना ही मुश्किल और धीमा हो जाएगा। इसी संदर्भ में थील शेयर बांटने और कर्मचारियों के मुआवजे को लेकर भी कुछ ठोस सुझाव देते हैं। वो कहते हैं कि शुरुआती टीम में शेयर का बंटवारा बहुत सोच समझकर शुरुआत में ही तय कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में इसे बदलना बेहद मुश्किल और विवादास्पद हो जाता है। साथ ही शेयर हमेशा एक निश्चित अवधि में धीरे धीरे मिलने वाली व्यवस्था के साथ देने चाहिए, ताकि अगर कोई सह संस्थापक जल्दी कंपनी छोड़ दे तो उसके पास कंपनी का बड़ा हिस्सा बिना किसी योगदान के न रह जाए। थील यह भी सलाह देते हैं कि शुरुआती दौर में सीईओ की तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए,
क्योंकि अगर संस्थापक खुद को आराम से बड़ी तनख्वाह देने लगे तो उसकी असली प्रेरणा कंपनी को सफल बनाकर शेयर की कीमत बढ़ाना कमजोर पड़ने लगती है। एक कम तनख्वाह लेने वाला संस्थापक अनजाने में यह संदेश देता है कि उसका असली भरोसा कंपनी के भविष्य में है, न कि तुरंत मिलने वाले फायदे में। थील एक और अहम चेतावनी देते हैं, जिसे वो केप टेबल की गंदगी कहते हैं। अगर किसी कंपनी में बहुत सारे छोटे छोटे निवेशक, बहुत सारे सलाहकार और बहुत सारे हिस्सेदार जुड़ जाए तो आगे चलकर हर बड़ा फैसला बेहद उलझा हुआ और धीमा हो जाता है, क्योंकि हर किसी की अपनी राय और अपने हित होते हैं। इसलिए शुरुआती दौर में ही यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कंपनी की मालिकाना संरचना जितनी हो सके उतनी साफ और सरल रहे। तीसरी अहम बात है फुल टाइम कमिटमेंट। थील का मानना है कि स्टार्टअप के शुरुआती दौर में हर व्यक्ति को पूरे समय के लिए उसी कंपनी को समर्पित होना चाहिए। पार्ट टाइम सलाहकार या ऐसे लोग जो एक साथ कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, शुरुआती टीम के लिए सही नहीं होते, क्योंकि स्टार्टअप को शुरुआत में हर किसी की पूरी ऊर्जा और ध्यान चाहिए होता है। थील यहां तक कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी और जगह भी वेतन कमा रहा हो या जो एक साथ कई अलग अलग वेंचर में हाथ आजमा रहा हो, उसकी प्राथमिकताएं अनिवार्य रूप से बिखर जाती है। और स्टार्टअप जैसे उच्च जोखिम, उच्च मेहनत वाले माहौल में यह बिखराव बेहद महंगा साबित हो सकता है। चौथी अहम बात है माफिया जैसी टीम बनाना। थील अपनी ही कंपनी पेपाल का उदाहरण देते हैं, जिसकी शुरुआती टीम को आगे चलकर पेपाल माफिया कहा जाने लगा, क्योंकि उस टीम के लोग बाद में जाकर टेस्ला, यूट्यूब, लिंक्डइन, येल्प जैसी बड़ी कंपनियां खड़ी करने वाले निकले। थील कहते हैं कि इसका राज यह था कि पेपाल की शुरुआती टीम सिर्फ एक साथ काम नहीं करती थी, बल्कि उनके बीच गहरी दोस्ती और साझा सोच भी थी। ऐसी टीम बनाना जो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम न करे बल्कि मिशन से जुड़ी हो, किसी भी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। थील इसे समझाने के लिए कंपनियों को 3 तरह में बांटते हैं। पहली है भाड़े के लोगों वाली कंपनी, जहां कर्मचारी सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं। उन्हें कंपनी के मिशन से कोई गहरा लगाव नहीं होता और जैसे ही कहीं बेहतर पैसा मिलता है वो तुरंत कंपनी छोड़ देते हैं। दूसरी है नौकरशाही वाली कंपनी, जहां बहुत सारे नियम, बहुत सारी प्रक्रियाएं और बहुत सारी परतें होती है, लेकिन असली नवाचार और तेज फैसले लगभग नामुमकिन हो जाते हैं। और तीसरी सबसे मजबूत तरह है मिशन आधारित कंपनी, जहां हर कर्मचारी सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि उस कंपनी के मकसद में गहरा यकीन रखते हुए काम करता है। थील कहते हैं जो कंपनियां शुरुआत से ही एक स्पष्ट, प्रेरणादायक मिशन के इर्द गिर्द बनती है, वो सबसे प्रतिभाशाली लोगों को आकर्षित कर पाती है, क्योंकि लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद का हिस्सा बनने के लिए भी काम करना चाहते हैं। यही वजह है कि छोटी छोटी शुरुआती स्टार्टअप कंपनियां, जिनके पास बड़ी कंपनियों जितना पैसा नहीं होता, फिर भी बेहतरीन लोगों को अपनी तरफ खींच पाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट, दिलचस्प मिशन होता है। अब यहाँ एक बार फिर याद दिलाना चाहूंगा, अगर आपको बिजनेस और सेल्फ ग्रोथ से जुड़े प्रोडक्ट्स में रुचि है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक जरूर देखिए। इससे चैनल को बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलती है। अब बढ़ते हैं किताब के एक और अहम और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले हिस्से की तरफ, जिसे कहा जाता है सेल्स मैटर्स, यानी बिक्री मायने रखती है। थील एक दिलचस्प बात कहते हैं, इंजीनियर और तकनीकी सोच रखने वाले लोग अक्सर यह मान लेते हैं कि अगर उन्होंने कोई बेहतरीन प्रोडक्ट बना लिया तो वो अपने आप बिक जाएगा, लेकिन असल दुनिया में ऐसा बहुत कम होता है। थील साफ कहते हैं, अगर तुमने कुछ नया बनाया है लेकिन उसे बेचने का असरदार तरीका नहीं खोजा है, तो चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो, तुम्हारा बिजनेस कमजोर ही रहेगा। थील बिक्री को 2 हिस्सों में बांटते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल्स यानी बड़े महंगे सौदे जिनमें बहुत सारी बातचीत और भरोसा बनाना जरूरी होता है, और पर्सनल सेल्स
यानी सीधे ग्राहकों को टारगेट करना, जहां हर सौदे की कीमत कम होती है लेकिन संख्या ज्यादा होती है। और फिर है विज्ञापन आधारित बिक्री, जहां कंपनी सीधे बिक्री करने के बजाय ब्रांड और विज्ञापन के जरिए मांग पैदा करती है। थील कहते हैं, हर बिजनेस के लिए सही तरीका उसके ग्राहक के जीवन काल मूल्य और ग्राहक जोड़ने की लागत के अनुपात पर निर्भर करता है। अगर हर ग्राहक से मिलने वाला मुनाफा बहुत ज्यादा है तो जटिल, महंगी बिक्री रणनीति अपनाई जा सकती है। लेकिन अगर हर ग्राहक से मिलने वाला मुनाफा कम है तो बिक्री का तरीका भी उतना ही सरल और सस्ता होना चाहिए। थील एक दिलचस्प बात यह भी कहते हैं कि सबसे असरदार बिक्री वो होती है जो दिखती ही नहीं। जब कोई फिल्म हमें किसी खास ब्रांड का सामान इस्तेमाल करते हुए दिखाती है, या जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति बिना किसी सीधे विज्ञापन के किसी प्रोडक्ट की तारीफ करता है, तो वो बिक्री का ही एक रूप है, लेकिन इतना सूक्ष्म कि ग्राहक को यह एहसास ही नहीं होता कि उसे कुछ बेचा जा रहा है। थील कहते हैं, जितनी सफाई और चालाकी से बिक्री की जाए उतना ही ज्यादा असरदार वो साबित होती है। इसके उलट जो बिक्री बहुत स्पष्ट, दबाव भरी और साफ दिखने वाली होती है, जैसे टीवी पर आने वाले शोर मचाते विज्ञापन, वो अक्सर उतनी कारगर नहीं होती क्योंकि लोग सचेत रूप से उससे दूरी बना लेते हैं। एक और अहम बात, थील कहते हैं कि एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जैसे बड़े जटिल बिजनेस सौदों में अक्सर एक बड़ा सौदा शुरुआत में पूरी कंपनी को बना या बिगाड़ सकता है। इसलिए ऐसी कंपनियों को शुरुआत में सिर्फ एक बड़े सही ग्राहक को खोजने और उसे पूरी तरह संतुष्ट करने पर ध्यान देना चाहिए, बजाय इसके कि वो एक साथ बहुत सारे छोटे छोटे ग्राहकों के पीछे भागें। एक सफल बड़ा सौदा आगे चलकर बाकी बाजार के लिए भरोसे का एक मजबूत आधार बन जाता है। अब आते हैं किताब के एक और दिलचस्प अध्याय पर, जिसे कहा जाता है इंसान और मशीन। थील उस दौर की बात करते हैं जब बहुत सारे लोग यह मानने लगे थे कि आगे चलकर मशीनें और सॉफ्टवेयर इंसानों की जगह ले लेंगे और इंसानों की कोई जरूरत नहीं बचेगी। लेकिन थील इसका बिल्कुल उल्टा नजरिया रखते हैं। वो कहते हैं, इंसान और कंप्यूटर एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। कंप्यूटर बहुत तेजी से बड़ी मात्रा में डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, लेकिन उनमें इंसानी समझ, संदर्भ और सूझबूझ की कमी होती है। वहीं इंसान बड़ी मात्रा में डेटा तो उतनी तेजी से नहीं देख सकते, लेकिन वो पैटर्न और संदर्भ को समझने में कहीं बेहतर होते हैं। थील अपनी ही कंपनी पेपाल का उदाहरण देते हैं, जहां शुरुआत में सिर्फ एल्गोरिदम के भरोसे धोखाधड़ी पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन यह तरीका पूरी तरह असफल रहा क्योंकि धोखेबाज लगातार अपने तरीके बदलते रहते थे और सिर्फ मशीन उन बदलावों को पूरी तरह पकड़ नहीं पाती थी। इसके बाद पेपाल ने एक नया सिस्टम बनाया जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर संदिग्ध लेन देन को छांटकर सामने लाता था और फिर असली इंसान उन संदिग्ध मामलों की गहराई से जांच करते थे। यही मॉडल आगे चलकर पालांटिर जैसी कंपनी का आधार भी बना, जहां बड़ी मात्रा में डेटा को छांटने का काम मशीन करती है, लेकिन आखिरी अहम फैसला हमेशा इंसान लेता है। थील का मानना है कि भविष्य की सबसे सफल कंपनियां वही होंगी जो इंसानी सूझबूझ और मशीन की ताकत को साथ मिलाकर इस्तेमाल करना सीखेंगी, न कि वो जो सिर्फ इंसानों को पूरी तरह हटाकर मशीनों पर निर्भर हो जाएंगी। इसे और गहराई से समझने के लिए शतरंज की दुनिया का एक दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। जब पहली बार एक शक्तिशाली कंप्यूटर ने दुनिया के सबसे बड़े शतरंज खिलाड़ी को हरा दिया, तो बहुत से लोगों ने मान लिया कि अब इंसानी सोच मशीन के सामने बेकार हो चुकी है। लेकिन आगे चलकर एक दिलचस्प प्रयोग हुआ जिसमें एक साधारण इंसान एक साधारण कंप्यूटर के साथ मिलकर टीम बनाकर खेला। हैरानी की बात यह रही कि यह इंसान और मशीन की जोड़ी अकेले सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को भी हरा सकती थी। इसका मतलब साफ था, इंसान और मशीन जब अलग अलग होते हैं तो एक दूसरे से बेहतर या कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जब वो साथ मिलकर काम करते हैं तो दोनों की ताकतें जुड़कर कुछ ऐसा बना देती है जो अकेले किसी से भी बेहतर होता है।
थील इसी सोच को बिजनेस की दुनिया में लागू करने की सलाह देते हैं। यह मत सोचो कि मशीन इंसान की जगह लेगी, यह सोचो कि मशीन इंसान को कैसे और ताकतवर बना सकती है। इसी तरह ईमेल की दुनिया में स्पैम फिल्टर का उदाहरण लीजिए। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि सिर्फ एक स्मार्ट एल्गोरिथम बनाकर स्पैम ईमेल को पूरी तरह अपने आप पहचाना जा सकता है। लेकिन स्पैम भेजने वाले भी लगातार अपने तरीके बदलते रहे और सिर्फ मशीन उन्हें पूरी तरह मात नहीं दे पाई। असली सफलता तब मिली जब मशीन ने संदिग्ध ईमेल को छांटने का काम किया और साथ ही जब असली इंसानों ने अपनी रोजमर्रा की गतिविधि से, जैसे किसी ईमेल को स्पैम के रूप में चिन्हित करके, मशीन को लगातार सीखने में मदद की। यही मिला जुला मॉडल, जहां मशीन बड़े पैमाने पर छानबीन करती है और इंसान बारीक, संदर्भ आधारित फैसले लेता है, आज लगभग हर बड़े तकनीकी सिस्टम का आधार बन चुका है। चाहे वो धोखाधड़ी पकड़ना हो, मेडिकल जांच में मदद करना हो या कंटेंट मॉडरेशन करना हो। थील का मानना है कि आने वाले सालों में भी सबसे सफल कंपनियां वही होंगी जो इस संतुलन को सही तरीके से समझें। अब बात करते हैं किताब के आखिरी अहम विचार की, जिसे कहा जा सकता है संस्थापक की विडंबना। थील बताते हैं कि समाज संस्थापकों के साथ एक अजीब सा रिश्ता रखता है। एक तरफ हम उन्हें जीनियस, विजनरी और लगभग सुपरहीरो की तरह पूछते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स या हेनरी फोर्ड को अक्सर याद किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब वही संस्थापक कोई गलती करते हैं तो समाज उन्हें उतनी ही जल्दी धोखेबाज या घमंडी तानाशाह भी करार दे देता है। थील कहते हैं यह दोनों नजरिए अक्सर अतिशयोक्ति भरे होते हैं। असल में संस्थापक न तो पूरी तरह देवता होते हैं, न ही पूरी तरह खलनायक। वो सामान्य इंसान होते हैं जिन्होंने असाधारण जोखिम उठाकर कुछ नया बनाने की कोशिश की। थील की सलाह है कि एक अच्छे संस्थापक को न तो अपनी शोहरत में खोकर खुद को अजेय समझना चाहिए, नहीं आलोचना से डरकर बहुत ज्यादा सतर्क और कमजोर हो जाना चाहिए। सबसे जरूरी है जमीन से जुड़े रहना, अपने मिशन पर ध्यान बनाए रखना और यह समझना कि असली सफलता किसी एक इंसान की चमक से नहीं बल्कि पूरी टीम के साझा प्रयास से आती है। थील इतिहास से कई उदाहरण देते हैं जहां असाधारण संस्थापकों को उनके ही दौर में बेहद अजीब, यहां तक कि पागल तक कह दिया गया। एक मशहूर उदाहरण है जब किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के संस्थापक को खुद उसकी अपनी कंपनी के बोर्ड ने बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसका नजरिया बाकी सबसे बहुत अलग और असहज करने वाला लगता था। लेकिन सालों बाद जब वही संस्थापक वापस लौटा तो उसने उसी कंपनी को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। थील कहते हैं इससे यह साबित होता है कि जो सोच अपने दौर में सबसे अजीब लगती है वही आगे चलकर सबसे क्रांतिकारी साबित हो सकती है, बशर्ते उस सोच के पीछे ठोस तर्क और गहरी समझ हो। थील यह भी बताते हैं कि संस्थापकों का यह असाधारण, कभी कभी अजीब लगने वाला व्यवहार दरअसल उसी दुस्साहस का नतीजा होता है जो उन्हें भीड़ से हटकर कुछ नया बनाने की हिम्मत देता है। एक सामान्य, हर तरह से सामान्य व्यक्ति शायद ही कभी इतना बड़ा जोखिम उठाने की हिम्मत करता है जितना एक असाधारण, कुछ हद तक संकी संस्थापक करता है। इसलिए समाज को इन संस्थापकों को समझने के लिए न सिर्फ उनकी सफलताओं को बल्कि उनकी अजीबोगरीब सोच को भी थोड़ा खुले दिमाग से देखना सीखना चाहिए, बिना उन्हें तुरंत देवता या खलनायक के खाने में डाले। थील एक और गहरी बात जोड़ते हैं। वो कहते हैं कि जो संस्थापक अपनी कंपनी में बहुत गहराई से शामिल रहते हैं, चाहे उत्पाद की छोटी छोटी बारीकियों में हो या कंपनी की संस्कृति में, वो अक्सर बाहर से बहुत नियंत्रण करने वाले या जुनूनी लगते हैं। लेकिन थील कहते हैं यही गहरी, लगभग जुनूनी दिलचस्पी अक्सर वो असली वजह होती है जिससे एक कंपनी सामान्य से असाधारण बन पाती है। एक संस्थापक जो अपनी कंपनी के हर पहलू की परवाह करता है, वो अक्सर वो बारीकियां पकड़ लेता है जिन्हें एक सामान्य, दूर से नजर रखने वाला मैनेजर कभी नहीं पकड़ पाता।
इसलिए थील निवेशकों को भी यह सलाह देते हैं कि वो ऐसे संस्थापकों से सावधान रहें जो अपनी ही कंपनी से बहुत दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि गहरा जुड़ाव ही अक्सर असली गुणवत्ता की गारंटी देता है। अब यहाँ किताब के एक और गहरे विचार पर बात करते हैं, जिसे थील वैश्वीकरण और तकनीक के बीच का फर्क कहते हैं। थील एक चिंताजनक सवाल उठाते हैं। अगर दुनिया की सारी उभरती अर्थव्यवस्थाएं जैसे भारत और चीन, अमेरिका और यूरोप जितनी संसाधन खपत करने लगे बिना किसी नई तकनीक के, तो हमारी धरती पर इतना दबाव पड़ेगा कि हालात बेहद खराब हो सकते हैं। थील कहते हैं, सिर्फ वैश्वीकरण यानी जो पहले से मौजूद तरीके हैं उन्हें बाकी दुनिया में फैला देना कभी काफी नहीं होगा। असली हल नई तकनीक में है। ऐसी तकनीक जो कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन कर सके, जो पुराने तरीकों को पूरी तरह बदल दे। इसीलिए थील जोर देकर कहते हैं कि दुनिया को वैश्वीकरण और तकनीक दोनों की जरूरत है। लेकिन बीते कुछ दशकों में तकनीकी नवाचार की रफ्तार वैश्वीकरण के मुकाबले काफी धीमी पड़ गई है, खासकर भौतिक दुनिया में, जैसे परिवहन, ऊर्जा और निर्माण के क्षेत्र में। थील कहते हैं, हमने डिजिटल दुनिया में तो काफी तरक्की की है, लेकिन भौतिक दुनिया में पिछले कुछ दशकों में उतनी बड़ी छलांग नहीं लगी जितनी 20वीं सदी के पहले हिस्से में लगी थी, जब हवाई जहाज, कार, बिजली जैसी चीजें एक के बाद एक दुनिया को बदल रही थीं। थील इसे एक चेतावनी की तरह पेश करते हैं। वो कहते हैं कि समाज को फिर से बड़े, साहसी इंजीनियरिंग सपने देखने शुरू करने चाहिए, बजाय इसके कि वो सिर्फ छोटे, धीरे धीरे होने वाले सुधारों में उलझा रहे। एक समाज जो सिर्फ पहले से मौजूद चीजों को थोड़ा बेहतर बनाने में लगा रहे, वो कभी वाकई बड़ा बदलाव नहीं ला सकता। असली प्रगति तब आती है जब कोई नई, साहसी, शून्य से एक तक की छलांग लगाने की हिम्मत करता है। अब बात करते हैं एक ऐसे उदाहरण की जो किताब के लगभग सारे विचारों को एक साथ जोड़कर दिखाता है। 2000 के दशक की क्लीन टेक बबल। उस दौर में जब तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं और पर्यावरण को लेकर चिंता बढ़ रही थी, निवेशकों ने सैकड़ों स्वच्छ ऊर्जा कंपनियों में अरबों डॉलर झोंक दिए। हर कोई मानता था कि यह अगली बड़ी क्रांति होगी, लेकिन थील बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर कंपनियां बुरी तरह असफल रहीं, और इसकी वजह कोई एक गलती नहीं थी, बल्कि उन्होंने इस किताब में बताए गए लगभग हर सिद्धांत की अनदेखी की। बहुत सी कंपनियों ने सोलर पैनल जैसी तकनीक बनाई जो मौजूदा तकनीक से सिर्फ थोड़ी बेहतर थी, 10 गुना बेहतर नहीं। इसलिए ग्राहकों के पास पुरानी तकनीक छोड़ने की कोई ठोस वजह नहीं थी। बहुत सी कंपनियों ने सीधे बड़े, वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतरने की कोशिश की, बिना पहले किसी छोटे, विशिष्ट हिस्से पर एकाधिकार बनाए। बहुत सी कंपनियों के पास तकनीक तो थी, लेकिन बिक्री और वितरण की कोई ठोस रणनीति नहीं थी। और सबसे अहम, बहुत सी कंपनियां एक जैसी ही सोच पर काम कर रही थीं। किसी के पास ऐसा कोई अनोखा, गुप्त सत्य नहीं था जो उसे बाकियों से अलग बनाता। नतीजा यह हुआ कि जब बाजार में हालात थोड़े भी बदले, तेल की कीमतें गिरीं, बड़ी विनिर्माण क्षमता वाले देशों ने सस्ता सामान बनाना शुरू किया, तो यह सारी कंपनियां ताश के पत्तों की तरह गिर गईं। थील इस पूरी घटना का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए करते हैं कि सिर्फ एक बड़ा, अच्छा इरादा कभी किसी बिजनेस की सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, जब तक उसके पीछे ठोस, ईमानदार सोच और हर एक सवाल का सही जवाब न हो। अब अगर हम इस पूरी किताब का सार एक जगह समेटें, तो थील का मूल संदेश यह है, अगर तुम वाकई कुछ बड़ा बनाना चाहते हो, तो भीड़ के पीछे मत भागो। प्रतिस्पर्धा में कूदकर छोटे मुनाफे के लिए मत लड़ो। इसके बजाय ऐसी जगह ढूंढो जहां अभी तक कोई और नहीं पहुंचा। कोई ऐसा सत्य खोजो जिसे बाकी दुनिया ने अभी तक नहीं पहचाना। एक छोटे, विशिष्ट बाजार से शुरुआत करो, वहां पूरी तरह मजबूत बनो और फिर धीरे धीरे विस्तार करो। भविष्य के लिए एक ठोस, साहसी योजना बनाओ, बजाय इसके कि तुम बस यह उम्मीद करो कि सब अपने आप बेहतर हो जाएगा। और सबसे जरूरी, यह याद रखो कि शून्य से एक तक की छलांग
यानी कुछ बिल्कुल नया बनाना, हमेशा उस चीज की नकल करने से कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है जो पहले से मौजूद है। अगर मैं इस पूरी किताब को थोड़ा और विस्तार से एक एक करके फिर से आपके सामने रखूं, तो सबसे पहला सबक है, प्रतिस्पर्धा से बचो और एकाधिकार की तलाश करो, क्योंकि प्रतिस्पर्धा मुनाफे को खत्म कर देती है, जबकि एकाधिकार ही असली टिकाऊ मूल्य बनाता है। दूसरा सबक है, एकाधिकार बनाने के लिए बेहतर तकनीक, नेटवर्क इफेक्ट, पैमाने की बचत और मजबूत ब्रांड जैसी चीजों पर काम करो। तीसरा सबक है, हमेशा एक छोटे विशिष्ट बाजार से शुरुआत करो और फिर सोच समझकर तार्किक क्रम में विस्तार करो। चौथा सबक है, सिर्फ पहले पहुंचना काफी नहीं, आखिरी और सबसे मजबूत खिलाड़ी बनने पर ध्यान दो। पांचवा सबक है, हर नए बिजनेस को 7 जरूरी सवालों का ईमानदार जवाब देना चाहिए: इंजीनियरिंग, समय, एकाधिकार, लोग, वितरण, टिकाऊपन और गुप्त सत्य। छठा सबक है, यह मानना बंद मत करो कि दुनिया में अब भी बड़े राज मौजूद है, चाहे वो प्रकृति से जुड़े हो या इंसानों से जुड़े, और उन्हें खोजने की हिम्मत रखो। सातवां सबक है, अपने भविष्य के लिए एक निश्चित ठोस योजना बनाओ, न कि सिर्फ यह उम्मीद करो कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आठवां सबक है, पावर लॉ को समझो, यानी यह समझो कि जिंदगी में कुछ गिने चुने फैसले बाकी सबसे कहीं ज्यादा मायने रखते हैं, इसलिए अपनी ऊर्जा सोच समझकर सही जगह लगाओ। 9वां सबक है, कंपनी की नींव मजबूत रखो, सही सह संस्थापक चुनो, स्वामित्व, अधिकार और नियंत्रण को साफ रखो और पूरी टीम को मिशन से जोड़ो। 10वां सबक है, बिक्री और वितरण को कभी हल्के में मत लो, चाहे प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों न हो। 11वां सबक है, इंसान और मशीन को प्रतिद्वंद्वी मत समझो, बल्कि यह सोचो कि दोनों मिलकर कैसे एक दूसरे को और ताकतवर बना सकते हैं। 12वां सबक है, संस्थापकों को न तो पूरी तरह देवता समझो, न पूरी तरह खलनायक, बल्कि यह समझो कि असाधारण जोखिम उठाने वाले लोग अक्सर भीड़ से अलग, कुछ हद तक असहज करने वाले भी होते हैं। और आखिरी सबसे बड़ा सबक यही है, दुनिया को सिर्फ पुरानी चीजों को फैलाने की नहीं, बल्कि नई, साहसी, 0 से 1 तक की छलांग लगाने वाली सोच की जरूरत है। यह किताब सिर्फ स्टार्टअप बनाने वालों के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी में भीड़ से अलग सोचना चाहता है, जो यह समझना चाहता है कि असली बड़ा बदलाव कैसे लाया जाता है। चाहे तुम कोई कंपनी शुरू करो या न करो, यह सोच कि नकल करने के बजाय कुछ नया रचो, प्रतिस्पर्धा में उलझने के बजाय अपनी अलग जगह बनाओ, हर क्षेत्र में काम आती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो भी यह सोच आप पर लागू होती है। सोचिए, अगर आप वही स्किल सीख रहे हैं जो आपके ऑफिस के बाकी सैकड़ों लोग भी सीख रहे हैं, तो आप एक तरह की प्रतिस्पर्धा में फंसे हुए हैं, जहां आपकी कीमत यानी आपकी सैलरी बढ़ाने की ताकत हमेशा सीमित रहेगी। लेकिन अगर आप ऐसी स्किल या ऐसी समझ विकसित करते हैं जो बहुत कम लोगों के पास है, लेकिन जिसकी संस्थान को सख्त जरूरत है, तो आप खुद एक तरह का व्यक्तिगत एकाधिकार बना लेते हैं। यही कारण है कि जो लोग बहुत खास, बहुत दुर्लभ कौशल सीखते हैं, वो अक्सर उन लोगों से कहीं ज्यादा अवसर और कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं जो सिर्फ आसानी से बदले जा सकने वाले कौशल पर निर्भर रहते हैं। यह भी 0 से 1 तक सोचने का ही एक रूप है। अपनी जिंदगी में भी नकल करने के बजाय अपनी खुद की अनोखी जगह बनाना। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आप वाकई भीड़ से अलग सोचना चाहते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो गोलरी बुक्स चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन बिजनेस और सेल्फ ग्रोथ किताबों का सार मिलता रहे। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताइए आपके मन में वो कौन सी अहम सच्चाई है जिस पर आप यकीन रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग आपसे सहमत होते हैं।
इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो अपना कुछ शुरू करने की सोच रहे हैं। हो सकता है यह जानकारी उनके लिए दिशा तय करने वाली साबित हो। अगली बार किस किताब का सार सुनना चाहेंगे, यह भी कमेंट में जरूर बताइए। और याद रखिए, अगर आपको इंग्लिश में भी ऐसी ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी सुननी हो तो गोलरी बुक्स चैनल पर वो भी उपलब्ध है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए टैग किए गए प्रोडक्ट्स को देखना मत भूलिए, वो आपकी सोच और आदतों को और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय अपनी खुद की राह बनाइए।